हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके, तो देर किस बात की, चलिए चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। We saw that our food and clothes have so much variety in them. हमने जैसे कि देखा हमारे फूड और हमारे कपड़ों में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिले, है ना। Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. सिर्फ फूड और क्लॉथ में ही नहीं, हर चीजों में हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम अपने अराउंड में ये सभी चीजें देखते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, चेयर, बुलक, बैलगाड़ी, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल, खाना बनाने वाला बर्तन, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स और भी बहुत सारी चीजें हम अपने अराउंड में देखते हैं, ठीक है। All these objects have different shapes, colors and uses. इन सभी चीजों का शेप अलग होता है, कलर अलग होता है और यूजेस भी अलग होते हैं, ठीक है। फिगर 4.1, तो आपके बुक के फिगर 4.1 में दिया हुआ है सभी ऑब्जेक्ट का इमेज। तो चलिए देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, ठीक है। हमारे अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट के इमेज यहाँ दिए हुए हैं, तो ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो आपको इस इमेज में क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट के शेप अलग हैं, कलर्स अलग हैं और इनका यूजेस भी अलग होता है, राइट। चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आपको अपने अराउंड में देखना है और उन सभी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जिनका शेप राउंड हो, राइट। तो ऐसी चीजों को अपने आसपास देखिए और उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। उनका आपको लिस्ट बनाना है, ओके। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमें राउंड शेप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना था और उनका लिस्ट बनाना था, ओके। तो हमारे लिस्ट में क्या हो सकता है, एक रबर बॉल हो सकता है, एक फुटबॉल हो सकता है और एक ग्लास मार्बल हो सकता है, ठीक है, शीशे वाली गोली, ओके। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and earthen pitcher, घड़ा। अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाएं जो नियरली राउंड है, ठीक है, मतलब कि लगभग राउंड है, कंप्लीटली राउंड नहीं है, लगभग राउंड है, ठीक है। तो हमारे लिस्ट में क्या आ सकता है, हमारे लिस्ट में एप्पल्स, ऑरेंज और अर्थन पिक्चर मतलब कि घड़ा, ठीक है। तो हमारे लिस्ट में ये सभी ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, राइट। Suppose we were looking for objects that are edible. Suppose कीजिए कि अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें जो edible हो, ठीक है, जो खाने लायक हो, तो हमारे लिस्ट में क्या क्या आ सकता है। We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. अगर हमें खाने वाली चीजों का लिस्ट बनाना हो तो हमारे लिस्ट में वो सभी आइटम्स आएंगे जो हमने बनाए थे टेबल 1.1 में, 1.2 में और 1.3 में चैप्टर 1 के, राइट। तो वो सभी चीजें हमारे लिस्ट में इंक्लूड होंगे, है ना। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोस राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर आल्सो इन दिस ग्रुप। हमने जो अभी राउंड शेप के लिस्ट बनाए थे उसमें क्या था, एप्पल, ऑरेंज, ये सभी क्या थे, राउंड शेप के थे, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट भी हमने जो लिस्ट बनाए थे टेबल 1.1, 1.2, 1.3 ये सभी लिस्ट बनाए थे उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, राइट, क्योंकि ये सभी चीजें इडाइबल है ना। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हमें बोला जाए ऐसी चीजों का ग्रुप बनाओ जो चीजें प्लास्टिक की बनी हुई होती है, तो उसमें क्या क्या होंगे, उसमें होंगे बकेट्स, lunch boxes, toys, water containers, pipes and many such objects may find a place in this group. तो प्लास्टिक से बने हुए ऑब्जेक्ट के ग्रुप में बकेट्स होंगे, लंच बॉक्सेस होंगे, टॉयज होंगे, वाटर कंटेनर हो सकता है, पाइप हो सकता है और इस तरह के बने हुए बहुत सारे आइटम्स हम इस ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाने के, है ना।
In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. हमने अभी बहुत सारे ग्रुप्स बनाए ऑब्जेक्ट्स के, है ना, डिफरेंट बेसिस पे, उनके शेप के बेसिस पे, राउंड शेप के बेसिस पे, नियरली राउंड शेप के बेसिस पे, और वो ऑब्जेक्ट्स किस मटेरियल से बने हुए होते हैं उसके बेसिस पे, है ना। प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट के ग्रुप बनाए, राइट, तो वो हुआ ना। तो अभी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह ग्रुप में बना सकते हैं, राइट। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। हमारे अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट एक या एक से अधिक मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है। दिस मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल ग्लास हो सकता है, मेटल हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है, कॉटन हो सकता है, पेपर हो सकता है, मड हो सकता है या फिर सॉइल हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी मटेरियल है जिससे ऑब्जेक्ट रेडी किया जाता है, राइट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? क्या आप और भी मटेरियल की एग्जाम्पल सोच सकते हो? तो वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 1। अब आपके बुक के एक्टिविटी 1 देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Let us collect as many objects as possible from around us. आपको अपने अराउंड के एरिया में जितना पॉसिबल हो सके उतना ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, ठीक है। Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. हम वो सभी चीजें कलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे घर में हर दिन यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ चीजें हम क्लासरूम से कलेक्ट कर सकते हैं और कुछ चीजें हम स्कूल के बाहर से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। What will we have in our collection? हमारे कलेक्शन में क्या क्या चीजें हो सकती है? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट। हमारी लिस्ट में चौक हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर मतलब कि हथौड़ा, नेल मतलब कि कांटी, सोप साबुन, स्पोक ऑफ अ व्हील मतलब कि व्हील का स्पोक होता है वो हो सकता है, बैट हो सकता है, ठीक है। मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, मैच बॉक्स हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, पोटैटो। तो ये सभी चीजें हमारे कलेक्शन में हो सकते हैं, राइट। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम ऐसे चीजों का भी लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें हम सोच सकते हैं लेकिन हम क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। जैसे कि है वॉल मतलब कि दीवार, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर और रोड, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो हम क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनका ग्रुप हम बना सकते हैं, है ना। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। हमने जितने भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए हैं उनमें से उन ऑब्जेक्ट को अलग करना है जो ऑब्जेक्ट पेपर या वुड से बने हुए हैं, ठीक है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरह से हम सभी ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made from these materials. तो उन ग्रुप्स में से एक ग्रुप में ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे जो पेपर या वुड से बने हुए हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रुप में ऐसे ऑब्जेक्ट रहेंगे जो पेपर या वुड से नहीं बने हुए हैं, है ना। Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. इसी तरह हम ऐसी चीजों को अलग कर सकते हैं इस कलेक्शन से जो चीजें यूज की जाती है फूड को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो इस कलेक्शन में हमने पोटैटो लिया था, सॉल्ट लिया था, राइट। तो ऐसी चीजें इस ग्रुप में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। चलिए थोड़ा और सिस्टमैटिक तरीके से इसे करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। आपके बुक के टेबल 4.1 में कुछ चीजों का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। कुछ ऑब्जेक्ट के लिस्ट दिए हुए हैं टेबल नंबर 4.1 में, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। तो चलिए टेबल नंबर 4.1 को देखते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो गाइज ये देखिए टेबल 4.1 ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। तो ये ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बने हैं वो भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट है प्लेट या थाली, ठीक है। तो ये प्लेट या थाली किस चीज से बने हुए रहते हैं? स्टील, ग्लास, प्लास्टिक
एनी अदर, ठीक है। तो ये प्लेट स्टील से भी बने हुए आते हैं, ग्लास से भी बनते हैं, प्लास्टिक से भी बनते हैं, ठीक है, और भी अदर मटेरियल से बन सकते हैं। सेकेंड इज पेन। पेन क्या चीज से बना हुआ होता है? प्लास्टिक से या मेटल से, ठीक है। तो इस तरह आपको और भी यहाँ लिस्ट बनाना है आपको, ठीक है। It would be fun to make this a large table collecting information about as many objects as possible. टेबल नंबर 4.1 में जितने भी ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उस टेबल में आपको और भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लिखना है, ठीक है। अगर आप इस टेबल को ज्यादा लंबा बनाओगे तो इस टेबल को रेडी करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तो आपको जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो सके उतने ज्यादा ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन को आपको इस टेबल में फिल करना है, ठीक है। तो ये टेबल को रेडी करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. ऐसा भी हो सकता है कि जब आप ऑब्जेक्ट के मटेरियल्स के बारे में पता करो कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, तो ये पता करने में आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है। तो इस केस में आपको क्या करना है? इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में डिफिकल्ट हो रही है तो आप इस केस में क्या कर सकते हो? अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो, अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हो, या फिर अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। तो वो इजिली आपको बता देंगे कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आप इस टेबल को इजिली फिल कर सकते हो, ओके। एक्टिविटी 2। सो गाइज ये है नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ से पढ़ते हैं। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स, ठीक है। तो आपके बुक के टेबल 4.2 में कुछ कॉमन मटेरियल्स की लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1 दैट आर नॉन टू यू। आप इस टेबल में और भी मटेरियल का लिस्ट बना सकते हो जिन्हें आप जानते हो, ठीक है, कॉलम 1 में। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल्स एंड लिस्ट देम इन कॉलम 2। अब आपको क्या करना है? अब आपको सोचना है और ट्राई करना है। आप जितने भी ऑब्जेक्ट को डेली यूज करते हो, जिन्हें आप जानते हो, उन सभी चीज़ों को देखना है। अगर वो चीज़ें आपके टेबल 4.2 में जो मटेरियल्स की लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, आप जो डेली यूज कर रहे हो वो चीज़ें उस मटेरियल से बने हुए हैं, तो आपको उस कॉलम को फिल करना है, ठीक है, कॉलम 2 में। तो चलिए देख लेते हैं टेबल 4.2। सो फ्रेंड्स ये देखिए टेबल 4.2, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ठीक है। तो टेबल 4.2 में अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ मटेरियल है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मटेरियल में क्या है? वुड। तो वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? चेयर, टेबल, प्लग, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील, ठीक है। कुर्सी, टेबल, प्लग मतलब कि हल, और ब्लॉक कार्ट मतलब कि बैलगाड़ी, ठीक है, और बैलगाड़ी का पहिया। तो ये सभी चीजें लकड़ी से बनी हुई रहती है, ठीक है। सेकेंड लिस्ट देखिए, पेपर। तो पेपर से कौन कौन सी चीजें बनी हुई रहती है? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज एंड कैलेंडर्स, ठीक है। तो ये सभी चीजें पेपर से बनी हुई होती है ना। अब ये देखिए यहाँ पर मटेरियल्स के नेम्स दिए हुए हैं, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स है जिन्हें आपको फिल करना है, ठीक है। तो लेदर से कौन कौन सी चीजें बनी हुई रहती है? बेल्ट हो सकता है, शूज हो सकता है, ठीक है। तो आप जितने भी डेली यूज करते हो उनमें से कोई ऑब्जेक्ट अगर इस मटेरियल से बना हुआ मिलता है आपको, तो आपको इस लिस्ट में फिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक से कौन कौन सी चीजें बनती है? टॉयज, पेन, है ना। तो ये सभी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई रहती है, ठीक है। तो आपको फिल करना है। कॉटन से कौन सी चीजें बनती है? ये आपको फिल करना है, ठीक है। तो कॉटन से क्या क्या चीजें बन सकती है? साड़ी बन सकती है ना। तो आपको देखना है और इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। What do we find from these tables? सभी टेबल्स से हमें क्या पता चला? First, we grouped object in many different ways. सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि बहुत सारे तरीकों से हम इन सभी ऑब्जेक्ट का ग्रुप बना सकते हैं, राइट? We then found that objects around us are made of different materials. उसके बाद हमें ये पता चला कि हमारे अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं वो सभी अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं, राइट? At times an object is made of a single material.
या तो वो ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, एन ऑब्जेक्ट कुड आल्सो बी मेड ऑफ मेनी मटेरियल्स, या तो वो ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा मटेरियल से बना हुआ हो सकता है, राइट। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक मटेरियल से ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने टेबल 4.2 को देखा, है ना, वुड से हम कितने सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, राइट, एक सिंगल मटेरियल से। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि किस मटेरियल से कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो इसी का आंसर हमें यहाँ मिलने वाला है, ठीक है। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाया जाए? इस क्वेश्चन के आंसर को पता करने के लिए हमें अलग अलग मटेरियल के बारे में और भी ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है, ठीक है। तो और भी कुछ पता करते हैं हम इस मटेरियल के बारे में, ठीक है। टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है मटेरियल का, ये हमें पता चलेगा इस टॉपिक से, ठीक है। Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? टम्बलर मतलब ग्लास या फिर कोई भी कंटेनर, ठीक है, जिसमें लिक्विड होल्ड कर सके, ठीक है। तो वो टम्बलर क्लॉथ से क्यों नहीं बनाया जाता है? क्या आपने ये कभी सोचा है? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. आपने चैप्टर 3 में क्लॉथ के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे आप याद कीजिए, ठीक है। और ये बात भी अपने माइंड पर रखिएगा कि टम्बलर का यूज किया जाता है किसी लिक्विड को रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि टम्बलर का काम होता है लिक्विड को होल्ड करने का, ओके। ग्लास या फिर कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो, ओके। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? तो क्या ये बेवकूफी नहीं होगी अगर हम टम्बलर को क्लॉथ से बनाएंगे तो? क्योंकि टम्बलर का यूज किया जाता है लिक्विड को होल्ड करने का, ठीक है। क्या कपड़े से लिक्विड होल्ड हो पाएगा? नहीं, क्योंकि क्लॉथ का कैपेसिटी नहीं होता है किसी भी लिक्विड को होल्ड करने की, राइट। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर हम टम्बलर को क्लॉथ से बनाएंगे तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी, है ना। फिगर 4.2, तो चलिए फिगर 4.2 देख लेते हैं। सो गाइज ये देखिए फिगर 4.2 यूजिंग अ क्लॉथ टम्बलर, ठीक है। तो क्लॉथ से एक टम्बलर बनाया गया है, ये देखिए इस गर्ल ने क्लॉथ से टम्बलर बनाया है, ठीक है। और जब इसने इस टम्बलर में वाटर को डाला तो क्या हुआ, इस टम्बलर से वाटर निकलने लगा, ये देखिए, है ना, क्योंकि क्लॉथ की कैपेसिटी ही नहीं है वाटर को होल्ड करने की, है ना। तो इसी कारण हम टम्बलर को क्लॉथ से नहीं बना सकते हैं, है ना। तो आप जैसे कि फिगर में देख लिया, अगर हम क्लॉथ से टम्बलर बनाएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड को होल्ड नहीं कर पाएगा और हम लोग का कोई भी काम नहीं हो पाएगा, है ना। What we need for a tumbler is glass, plastics, metal और other such materials that will hold water. टम्बलर को बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज कर सकते हैं? ग्लास का यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं, मेटल का यूज कर सकते हैं और भी कोई दूसरे मटेरियल का यूज कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी हो लिक्विड को होल्ड करने की, ठीक है। क्योंकि हम कपड़े से तो टम्बलर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि क्लॉथ का कैपेसिटी नहीं होता वाटर को होल्ड करने की, है ना। तो हम ऐसे मटेरियल से टम्बलर रेडी करेंगे जिसकी कैपेसिटी हो वाटर को होल्ड करने की, है ना। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल। उसी तरह अगर हम खाना बनाने वाले बर्तन को पेपर की जैसे मटेरियल से बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर हम पेपर जैसे मटेरियल से कुकिंग वेसल बनाएंगे तो वो पेपर तो जल जाएगा, है ना, क्योंकि वो फायर में तो वो जल जाता है, तो हम लोग का खाना तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए कुकिंग वेसल को बनाने के लिए पेपर जैसे मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है किसी मटेरियल से तो हमें दो बातें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। पहली बात ये
कि हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखनी होगी, ठीक है। उस मटेरियल की क्या कैपेसिटी है, क्या प्रॉपर्टीज है, ये हमें देखना जरूरी होता है, ठीक है। तभी हम कोई ऑब्जेक्ट रेडी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि उस ऑब्जेक्ट को हम किस पर्पज से बना रहे हैं, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का बाद में क्या यूज्ड होगा, तो ये देखना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो दो बात याद रखिएगा, एक तो मटेरियल का प्रॉपर्टीज आपको देखना होगा, दूसरा आपको उस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट का क्या काम होगा वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, तभी हम कोई ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसी भी मटेरियल से, ठीक है। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेस। तो सभी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज होती है जो इम्पोर्टेंट होती है उसकी यूजेस के लिए, ठीक है। Some properties are discussed here. तो कुछ मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में डिस्कस की गई है, तो वो हमें देखना है, समझना है, ठीक है, कि मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके यूजेस के लिए, ठीक है। तो चलिए मटेरियल की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट, अपीयरेंस, ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स एक दूसरे से अलग दिखते हैं, ठीक है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वुड मतलब होता है लकड़ी और आयरन मतलब होता है लोहा, ठीक है। तो लकड़ी अलग दिखता है लोहे से, ठीक है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, और आयरन अलग दिखता है कॉपर और एल्यूमिनियम से, ओके। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। और कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती है आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, ठीक है, जो वुड में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब कि आपको आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल सकती है, ठीक है, लेकिन वही सिमिलैरिटीज हमें वुड में नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 3। अब हम एक्टिविटी 3 देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। तो आपको एक्टिविटी 3 में क्या करना है, कुछ मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। वो मटेरियल्स क्या क्या है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर वायर है, ठीक है, तांबे वाले तार होते हैं ना वो है, एल्यूमिनियम शीट है और चौक है। तो ये सभी मटेरियल्स आप कलेक्ट कर लीजिए। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनिंग। क्या इनमें से कोई भी मटेरियल चमकते हैं। शाइनिंग मतलब चमकना, ठीक है। तो आपने जो मटेरियल कलेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी मटेरियल चमकते हैं या नहीं चमकते, वो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सेपरेट दिस शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। अगर इनमें से कोई भी मटेरियल चमक रहे हैं तो आपको शाइनिंग वाले मटेरियल को एक अलग ग्रुप में सेपरेट करना है, ठीक है। Now observe as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface figure 4.3। अब आपको क्या करना है, जब आपकी टीचर हर एक मटेरियल को कट करेगी, ठीक है, 2 पीसेस में कट करेगी, तो आपको क्या करना है, जिस जगह से उन्होंने मटेरियल को कट किया है उसके फ्रेशली कट सरफेस को आपको देखना है, ठीक है, जैसे कि फिगर 4.3 में दिखाया गया है। तो उसे हम देखते हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिए। व्हाट डू यू नोटिस। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपने क्या नोटिस किया, ठीक है। फ्रेशली कट सरफेस को आपको देखना है, उसके बाद आपको बताना है कि आपको क्या देखने को मिला, ठीक है। तो चलिए फिगर 4.3 को देख लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है, मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ठीक है, फिगर 4.3 कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ दे हैव लस्टर, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक मटेरियल था, ठीक है। जब आपकी टीचर ने इसे कट किया तब आपको इस कटिंग के फ्रेश पीस को देखना था, ठीक है, इस फ्रेश कटिंग सरफेस को आपको देखना था, ठीक है। और आपने क्या नोटिस किया वो आपको बताना था, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया वो मैं बता देती हूँ। जब आपने फ्रेश सरफेस को देखा, अगर वो सरफेस शाइनिंग हो रहा है तो इसका मतलब उस मटेरियल में लस्टर है। लस्टर मतलब शाइनिंग, ठीक है, मतलब कि चमकदार, ओके। तो इससे हमें पता चल जाए कि वो मटेरियल शाइनिंग मटेरियल है, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, जब आपने इस यहाँ से कट किया तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, इस फ्रेश कटिंग सरफेस में आपको देखने को मिल सकता है कि अगर वो सरफेस शाइनिंग हो रहा है, ठीक, अगर वो सरफेस चमक रहा है तो इसका मतलब वो मटेरियल शाइनिंग मटेरियल है, ठीक है। Does the freshly cut surface of some of these materials appear shining? आपने जितने भी मटेरियल कलेक्ट किए हैं, ठीक है, आपने उसे कट किया, ठीक है, क्या उसके फ्रेशली कट सरफेस शाइनिंग है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है।
इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनिंग मटेरियल। अगर उन मटेरियल की फ्रेश कटिंग सरफेस शाइनी है तो आपको क्या करना है, आपको उस ऑब्जेक्ट को शाइनिंग मटेरियल के ग्रुप में रखना है, ठीक है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एनीवे एज यू कैन। क्या आपने इसी तरह का शाइनिंग या फिर लस्टर किसी अदर मटेरियल्स में आपको देखने को मिला है? आपने जितने भी मटेरियल कलेक्ट किए उनके अलावा कोई भी मटेरियल है तो आप उन्हें कट कीजिए, जिस तरह भी आप कट कर सकते हो उस तरह आप कट कीजिए और आप देखिए कि क्या उस मटेरियल में शाइन है, लस्टर है। शाइन और लस्टर का मतलब सेम होता है, ठीक है, मतलब कि चमकदार। तो क्या उस मटेरियल में शाइन है या फिर लस्टर है, तो आपको देखना है। इसी तरह आपको जितना हो सके उतना मटेरियल का यूज करना है, ठीक है, और आपको देखना है कि क्या उस मटेरियल में शाइन है या नहीं, ठीक है। रिपीट दिस इन द क्लास विथ एज मेनी मटेरियल एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोस विथ एंड विदाउट लस्टर। तो आपको इस एक्टिविटी को क्लास में रिपीट करना है, ठीक है। जितना हो सके उतनी सारे मटेरियल को आपको लेना है और आपको इस एक्टिविटी को उस मटेरियल में करना है, ठीक है। आपको उस मटेरियल को कट करके देखना है और देखना है कि उस मटेरियल में शाइन है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक लिस्ट रेडी करना है, ठीक है। एक लिस्ट में ऐसे मटेरियल रहेंगे जिसमें शाइन या लस्टर हो, ठीक है, और एक लिस्ट में ऐसे मटेरियल रहेंगे जिसमें शाइन या लस्टर नहीं हो, ठीक है। Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. अगर आपसे उस मटेरियल की कटिंग नहीं हो रही है तो आप उसकी जगह क्या कर सकते हो, उस मटेरियल के सरफेस को रब कर सकते हो सैंड पेपर की हेल्प से, ठीक है। आप उस मटेरियल को सैंड पेपर की हेल्प से रब करके देखना, ठीक है, तो आपको देखने को मिल जाएगा अगर उस मटेरियल में शाइनिंग होगा तो वो साइन करेगा, अगर वो मटेरियल में साइन नहीं होगा तो वो साइन नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उस मटेरियल में साइन है या नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे इजी था, आप सैंड पेपर का यूज करना अगर आप उस मटेरियल को कट नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। ऐसे मटेरियल जिसमें इस तरह के लस्टर देखने को मिलते हैं तो उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मेटल्स हम किन्हें कहते हैं, जिन मटेरियल्स में इस तरह के लस्टर देखने को मिलते हैं उन्हें हम मेटल्स कहते हैं, ओके। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल। तो आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम और गोल्ड ये सभी एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, ठीक है। Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. जब वो मेटल एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उनका शाइन लॉस हो जाता है और वो डल हो जाती है, ठीक है। We therefore notice the luster only on their freshly cut surface. इस वजह से हम उन मेटल्स के लस्टर सिर्फ उनके फ्रेशली कट सरफेस में ही देख सकते हैं। When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rod to see if they have luster. आयरन स्मिथ मतलब कि लोहार का दुकान, ठीक है, जिसमें लोहे से काम की जाती है उसे हम बोलते हैं लोहार वाली दुकान, ठीक है। अगर आपने किसी भी लोहार की दुकान में गए होंगे तो आप देखे होंगे किसी भी मेटल रोड के फ्रेशली कट सरफेस में आपने लस्टर देखा होगा, ठीक है। जब भी कोई मेटल रोड को कट किया जाता है तो उसके फ्रेशली कट सरफेस में हमें लस्टर देखने को मिलता है, ठीक है। टॉपिक इज हार्डनेस, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress, while others can be easily compressed. जब आप अलग अलग तरह के मटेरियल को अपने हाथों से प्रेस करोगे तो कुछ मटेरियल इजिली कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। कंप्रेस मतलब दब जाएंगे, ठीक है। तो कुछ मटेरियल इजिली कंप्रेस्ड हो जाएंगे और कुछ मटेरियल हार्डली कंप्रेस्ड होंगे, ठीक है। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of old aluminum, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. अब आपको क्या करना है, आपको एक मेटल की लेना है, ठीक है, और वुड, एल्युमिनियम और स्टोन, नेल मतलब कांटी, कैंडल, चौक और भी अदर मटेरियल के सरफेस पर स्क्रैच करना है, ठीक है। उसी मेटल की से स्क्रैच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स व्हिल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो इजिली।
इनमें से कुछ मटेरियल इजिली स्क्रैच हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल इजिली स्क्रैच नहीं होंगे, राइट। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, with some other materials which are difficult to compress are called hard। तो ऐसे मटेरियल जो इजिली कंप्रेस हो जाते हैं और इजिली स्क्रैच हो जाते हैं तो वैसे मटेरियल सॉफ्ट कहलाते हैं, ठीक है। और ऐसे मटेरियल जो हार्डली कंप्रेस होते हैं और डिफिकल्टली स्क्रैच्ड होते हैं, ऐसे मटेरियल हार्ड कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट विल आयरन इज हार्ड। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉटन और स्पंज ऐसे मटेरियल हैं जो सॉफ्ट हैं, ठीक है, और आयरन, ठीक है, आयरन ऐसे मटेरियल होते हैं जो हार्ड होते हैं, ठीक है। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्चर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। तो मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि लस्चर होता है उनमें, ठीक है, हार्डनेस होता है, रफनेस होता है, रफनेस मतलब खुरदरा होता है, ठीक है, वो मटेरियल, और या फिर वो स्मूथ होता है, ठीक है, चिकना होता है, ओके। तो ये सभी मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज हैं, है ना। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप इनके अलावा कोई और भी प्रॉपर्टीज सोच सकते हो जो मटेरियल के अपीयरेंस को डिस्क्राइब करता हो, ठीक है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे तो आप वो आंसर में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, ठीक है। तो एक्टिविटी 4 देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सोडस्ट। तो एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, सॉलिड सब्सटेंसेस की सैंपल आपको कलेक्ट करने हैं, ठीक है। वो सॉलिड सब्सटेंसेस क्या है, शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है और सोडस्ट है, ठीक है। सोडस्ट मतलब कि लकड़ी के टुकड़े होते हैं, ठीक है। टेक 5 ग्लासेस और बीकर्स। अब आपको 5 ग्लासेस लेना है या फिर ग्लासेस की जगह में बीकर्स भी ले सकते हो, ठीक है। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। अब आपको उन ग्लासेस को वाटर से फिल करना है, ठीक है। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substances into the other glasses। अब आपको क्या करना है, उन ग्लासेस को फिल करना है वाटर से, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ग्लास में स्पून भरकर शुगर ऐड करना है, ठीक है, उस ग्लास में। उसके बाद सेकेंड ग्लास में स्पून भरकर सॉल्ट ऐड करना है, ठीक है। उसी तरह आपने जितने भी सब्सटेंसेस लिए हैं उनको अलग अलग ग्लासेस में ऐड करना है, ठीक है। स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून। आपने तो अलग अलग ग्लासेस में सारे सब्सटेंसेस डाल दिए, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर ग्लास के सब्सटेंसेस को स्पून की हेल्प से घोलना है, ठीक है। हिला सकते हो या फिर घोल सकते हो, ठीक है, तो आपको घोलना है। Wait for a few minutes. Observe what happens to the substances added to the water. Figure 4.4. Note your observations as shown in table 4.3. अब आपको कुछ देर वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि उन ग्लासेस में जो आपने सब्सटेंसेस डाले थे उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि फिगर 4.4 में दिया हुआ है, ठीक है, तो वो फिगर हम देखते हैं। उसके बाद क्या करना है, उस ऑब्जर्वेशन को आपको टेबल नंबर 4.3 में नोट करना है, ठीक है। तो चलिए फिगर 4.4 देख लेते हैं, उसके बाद हम टेबल 4.3 भी देख लेंगे, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, ये है फिगर 4.4। व्हाट डिसअपियर्स, व्हाट डजंट। तो कौन से सब्सटेंसेस वाटर में डिसअपियर हो गया और कौन से सब्सटेंसेस वाटर में डिसअपियर नहीं हुआ, ठीक है। तो ये देखिए इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया है कि जो भी सब्सटेंसेस हमने वाटर में डाला था वो डिसअपियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर वाटर हमें क्लियरली दिख रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंसेस अच्छी तरह से वाटर में घुल गया है, ठीक है। और इस फिगर में देखिए, आपने इस बीकर में जो सब्सटेंसेस डाले थे वो डिसअपियर नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल अभी भी दिख रहे हैं। ये देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो वाटर में अच्छी तरह से नहीं घुल पाया, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स टेबल 4.3 देखिए।
मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, ठीक है। जब हमने डिफरेंट सॉलिड मटेरियल को वाटर में मिक्स किया तो हमें क्या देखने को मिला, वो हमें इस ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ सब्सटेंसेस का कॉलम है और यहाँ पर डिसअपियर इन वाटर एंड डजंट डिसअपियर, ठीक है। तो कौन सा सब्सटेंसेस डिसअपियर हो गया वाटर में और कौन सा सब्सटेंसेस डिसअपियर नहीं हुआ वाटर में, वो आपको लिखना है, ठीक है। फर्स्ट है सॉल्ट। तो जब हमने सॉल्ट को वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ, वो डिसअपियर हो गया कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है। तो वो सॉल्ट डिसअपियर हो गया कंप्लीटली, ठीक है, वाटर में। सेकेंड शुगर। जब हमने वाटर में शुगर को ऐड किया तो क्या हुआ, तो वो भी डिसअपियर हो गया कंप्लीटली, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे डिसअपियर कंप्लीटली। नेक्स्ट सैंड। और जब हमने सैंड को ऐड किया वाटर में तो क्या हुआ, तो वो डिसअपियर नहीं हो सका, ठीक है। तो यहां हम लोग लिखेंगे कंप्लीटली प्रेजेंट, ओके। नेक्स्ट चॉक पाउडर, ठीक है। जब हमने चॉक पाउडर को वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ, वो डिसअपियर हुआ लेकिन वो कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो सका, ठीक है। जब हमने वाटर में चॉक पाउडर को ऐड किया तो वाटर व्हाइटिश कलर में हो गया, ठीक है। और वो चॉक पाउडर कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हो पाया, ठीक है। वो चॉक पाउडर डिसअपियर हुआ लेकिन वो पार्शियली डिसअपियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिसअपियर पार्शियली, ठीक है। नेक्स्ट सोडस्ट। जब हमने सोडस्ट को वाटर में ऐड किया तो वो भी डिसअपियर नहीं हो सका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंप्लीटली प्रेजेंट, ओके। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say that these substances are soluble in water. तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिसअपियर हो गया वाटर में, या फिर हम बोल सकते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया वाटर में, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सोल्यूबल, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस वाटर में कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं या फिर डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सोल्यूबल, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन वाटर वी स्टेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल इन वाटर। और जो दूसरे सब्सटेंसेस थे जिन्हें हमने वाटर में मिक्स करने की कोशिश की, ठीक है, लेकिन भी वो मिक्स नहीं हो सके वाटर में, है ना, और वो कंप्लीटली डिसअपियर भी नहीं हो सके वाटर में। हमने उस सब्सटेंसेस को वाटर में लंबे समय तक स्टेयर किया लेकिन भी वो सब्सटेंसेस वाटर में डिसअपियर नहीं हो सके, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। तो आप ये याद रखिएगा, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। ये देखिए इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी को फंक्शनिंग करवाने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर में लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है। क्या लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। तो क्या लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर में? चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 5 यहाँ से पढ़ते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। अब आपको क्या करना है, कुछ सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है। विनेगर का सैंपल लेना है, लेमन जूस का, मस्टर्ड ऑयल का, कोकोनट ऑयल का, केरोसिन का, और भी इनके अलावा कोई भी अदर लिक्विड का सैंपल आपको ले सकते हैं, ठीक है। टेक अ ग्लास टम्बलर। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है, ठीक है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर। और उस ग्लास टम्बलर को वाटर से हाफ फिल्ड कर देना है, ठीक है। Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. अब आपको क्या करना है, आपने जो भी सैंपल लिया है लिक्विड का, ठीक है, उनमें से किसी एक लिक्विड को स्पून फुल कर आपको वाटर में ऐड करना है, ठीक है, और उसे अच्छी तरह से हिलाना है, ठीक है, या घोलना है, ओके। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स। उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है उसे, ठीक है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विथ वाटर, फिगर 4.5।
उसके बाद आपको 5 मिनट के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या लिक्विड वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, फिगर 4.5 में जैसे कि दिखाया गया है, तो अभी हम देखेंगे। रिपीट दिस सेम विथ अदर लिक्विड्स एज मेनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। आपको ये सेम एक्टिविटी अदर लिक्विड के साथ रिपीट करना है। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे लिक्विड के सैंपल अपने पास कलेक्ट किए थे। ठीक है, तो हर एक लिक्विड के साथ आप इस एक्टिविटी को रिपीट करो। ठीक है, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4। उसके बाद आपको अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.4 पर नोट करना है। ठीक है, तो चलिए फिगर देख लेते हैं 4.5। सो गाइज ये देखिए फिगर 4.5 ए। ठीक है, सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर वेल। बी नंबर पे क्या है, सम अदर डू नॉट। ठीक है, तो ए नंबर के फिगर पर क्या बताया गया है, ऐसे लिक्विड का फिगर दिया हुआ है जो वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। ठीक है, अब बी नंबर के फिगर पे ऐसे लिक्विड का फिगर दिया हुआ है जो वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सका। ठीक है, तो ये देखिए फिगर ए। ठीक है, ये देखिए इस बीकर में वाटर के साथ जो भी लिक्विड हमने डाले थे वो वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ठीक है, उसमें अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गया, वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया वाटर के साथ। ठीक है, अब बी नंबर पर जो हमने लिक्विड डाले वो अच्छी तरह वाटर के साथ मिक्स नहीं हुआ। ठीक है, ये देखिए वाटर के सरफेस में वो फ्लोट कर रहा है ना, और ये क्या है, ये वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ना। तो इस इमेज को देखिए, ऐसा लिक्विड है जो वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुआ, और इस इमेज को देखिए ऐसा लिक्विड है जो अच्छी तरह से वाटर के साथ मिक्स हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड्स टेबल 4.4 देखिए, सोल्यूबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड इन वाटर। यहाँ देखिए ये लिक्विड यहाँ पे दिया हुआ है इस कॉलम में, और इसमें है कौन सा लिक्विड वाटर के साथ मिक्स हो पाया और कौन सा लिक्विड नहीं हो सका, उसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है विनेगर। जब हमने वाटर में विनेगर को मिक्स किया तो हमें क्या देखने को मिला, वो विनेगर वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिक्सेस वेल। ओके, सेकेंड इज लेमन जूस। जब हमने वाटर में लेमन जूस को डाला तो फिर क्या होगा बताइए, वो भी वाटर में अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिक्सेस वेल। जब हमने मस्टर्ड ऑयल को वाटर में डाला तो क्या हुआ, वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो सका वाटर में। ठीक है, वो वाटर के सरफेस में फ्लोट करने लगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट कोकोनट ऑयल। जब हमने कोकोनट ऑयल को वाटर में ऐड किया तो क्या हुआ, वो भी फ्लोट करने लगा वाटर के सरफेस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डू नॉट मिक्स। नेक्स्ट केरोसिन। जब हमने केरोसिन को वाटर में डाला तो वो भी वाटर में फ्लोट करने लगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे डू नॉट मिक्स। ओके, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विथ वाटर। हमने जैसे कि इस एक्टिविटी से नोटिस किया कि कुछ लिक्विड कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर में। Some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. और हमने ये भी नोटिस किया कि कुछ लिक्विड वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है। ठीक है, और वो वाटर में एक सेपरेट लेयर बना लेता है। ठीक है, और जब हम उस लिक्विड को वाटर के साथ मिक्स करके कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं तो वो वाटर के सरफेस में ही वो लिक्विड अलग सा लेयर बना लेता है। ठीक है, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, ये वाटर के सरफेस में फ्लोट करने लगा था और वो अलग से लेयर बना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये है बूझो। ठीक है, तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है, बूझो सजेस्ट दैट वी आल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विथ अदर लिक्विड अदर देन वाटर। तो बूझो हमें सजेस्ट कर रहा है कि हमने जिन लिक्विड को एक्टिविटी 5 में यूज किया, ठीक है, उन लिक्विड को हम चेक कर सकते हैं अदर लिक्विड में मिक्स करके। ठीक है, उन लिक्विड के सैंपल को अदर लिक्विड में मिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, और हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो आप ये करके देखना और मुझे बताना कि क्या आपका लिक्विड वाटर के अलावा आपने जो दूसरे लिक्विड लिया है उस लिक्विड में ये लिक्विड के सैंपल मिक्स होता है या नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पहेली इज क्रूशियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। तो ये है पहेली, और ये जानने के लिए बहुत ही क्रूशियस है कि क्या गैस भी वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, हमें पता चल जाएगा गैस भी क्या वाटर में डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर इज अदर आर नॉट। कुछ गैसेस वाटर में सोल्यूबल होते हैं और कुछ गैसेस सोल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब
कुछ गैसेस वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, है ना। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट। वाटर में स्मॉल क्वांटिटी में ही गैस डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस के बारे में, ठीक है। वो ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व होता है। आपको पता ही है वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O, राइट। तो यहाँ पर O आया तो O से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस का वाटर में डिसॉल्व होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। जो एनिमल्स और प्लांट वाटर में रहते हैं उनके जीने के लिए वाटर में ऑक्सीजन गैस का रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर वाटर में ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगा तो वो एनिमल और प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि वाटर में ऑक्सीजन गैस का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वाटर में भी बहुत सारे एनिमल और प्लांट रहते हैं, तो उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि ऑक्सीजन गैस वाटर में डिसॉल्व होता है, ओके। तो अगर आपको कभी एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है, कि कौन सा गैस वाटर में डिसॉल्व होता है, तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। टॉपिक इज ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि डूब सकते हैं। यहां से पढ़ते हैं, while doing activity 4 you might have noticed that the insoluble solids separate out from water। तो जैसे कि आपने एक्टिविटी 4 किया तो आपने नोटिस किया कि कुछ इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो वाटर से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने सैंड, ठीक है, सैंड को जब हमने वाटर में ऐड किया था तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाया था वाटर के साथ, है ना, और वो सेपरेट हो गया, उनके पार्टिकल्स हमें दिख रहे थे, ठीक है। यू मे हैव आल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। आपने एक्टिविटी 5 किया था, आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ लिक्विड वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया था, ठीक है, लेकिन कुछ लिक्विड वाटर में मिक्स नहीं हो पाया था, ठीक है, और वो वाटर के सरफेस में फ्लोट कर रहा था, राइट। तो आपने ये एक्टिविटी 5 में नोटिस किया था। Some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water। कुछ ऐसे मटेरियल जो वाटर में अच्छी तरह मिक्स नहीं हो सके थे वो वाटर के सरफेस में फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, ये आपने नोटिस किया ही है। Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? और आपको कुछ ऐसे मटेरियल देखने को मिले होंगे जो टम्बलर के बॉटम में जाकर संक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि टम्बलर की नीची सतह में जाकर डूब जाते हैं, राइट। जैसे कि सैंड, जब हमने सैंड को वाटर में डाला था तो वो वाटर में मिक्स नहीं हो सका था और वो वाटर की बॉटम में जाकर सैंक हो गया था, है ना। वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, फिगर 4.6। हमने ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट नोटिस किए हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं और ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट नोटिस किए हैं जो वाटर में सिंक करते हैं, ठीक है, जैसे कि फिगर 4.6 में दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं फिगर 4.6 को, ओके। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 4.6, सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर व्हिल अदर सिंक इन इट। तो आपके फिगर 4.6 में ऐसे ऑब्जेक्ट का फिगर दिया हुआ है जो वाटर में फ्लोट करते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी दिए हुए हैं जो वाटर में सिंक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस फिगर को, ठीक है, ये बीकर है और इसके अंदर वाटर है, ठीक है, और इस वाटर में हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट डाले थे, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर गया और कुछ ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट करने लगा, ठीक है। ये देखिए, ये वुड है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, ये लिप्स है और ये बॉल है जो वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये की है, ये कॉइन्स है, ठीक है, ये सारे कॉइन्स है जो वाटर में सिंक कर गए, ठीक है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो, ठीक है। आप क्या करना, कोई भी कंटेनर में आप वाटर लेना और इन सभी चीजों को उस वाटर में डाल कर देखना, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट कर रहे हैं और ये सारे ऑब्जेक्ट वाटर में सिंक कर रहे हैं, ठीक है। Dried leaves fallen on the surface of a pond, stone that you throw into this pond। जब आप किसी पॉन्ड के सरफेस में सूखे हुए पत्ते डालोगे तो उसके साथ क्या होगा बताइए। उस पॉन्ड के सरफेस में वो सूखे हुए पत्ते फ्लोट करने लगेंगे, है ना।
और जब आप किसी पॉन्ड में एक पत्थर को डालोगे तो क्या होगा उस पत्थर के साथ, तो वो पत्थर उस पॉन्ड में सिंक कर जाएगा, ठीक है, वो पत्थर तालाब में डूब जाएगा, है ना। few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happens to all of this? जब आप 1 ग्लास वाटर में few drops हनी के डालोगे तो उसके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन सभी चीजों के साथ क्या होगा, ठीक है। अगर हम 1 ग्लास वाटर में few ड्रॉप्स डालेंगे हनी के तो क्या होगा, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और वाटर का कलर येलोइश हो जाएगा, ठीक है, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा और वो हनी वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये होगा, ओके। Bujo would like you to give him 5 examples each of the object that float and those that sink in water. तो बुझो चाहता है कि आप उसे 5 एग्जाम्पल्स दो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो वाटर में फ्लोट करता हो, ठीक है, और 5 ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दो वो जो वाटर में सिंक करता हो, ठीक है। तो बताइए ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो वाटर में फ्लोट करते हैं, बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 1 is wood, 2nd is plastic, 3rd is matchstick, 4th is empty plastic bottle, 5th is balloon, ओके। तो ये सभी 5 ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है जो वाटर में फ्लोट करते हैं, है ना। तो 5 ऐसे एग्जाम्पल देना थे जो वाटर में सिंक करते हैं। तो उनमें क्या क्या है, की मतलब चाबी, कॉइन्स, स्टोन्स, नेल्स, सैंड्स, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर में सिंक करते हैं, ठीक है। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? वाटर के अलावा दूसरे लिक्विड में जैसे कि ऑयल, ठीक है। तो ऑयल में आप ये सेम मटेरियल को यूज करके टेस्ट कर सकते हो कि वो मटेरियल उस लिक्विड में फ्लोट करता है या सिंक करता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको खुद करके इसका आंसर देना है, ठीक है। टॉपिक इज ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से पढ़ते हैं। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने तो हाइड एंड सीक गेम खेला ही होगा, लुका छिपी का, है ना। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो आपको कुछ ऐसे प्लेस सोचने हैं जहां पर आप छुप सको ताकि दूसरा कोई भी आपको नहीं देख सके, ठीक है। व्हाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस? आपने उस प्लेसेस को क्यों चूज किया वो आपको बताना है, ठीक है। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? क्या आपने अपने आप को ग्लास विंडो के पीछे अपने आप को हाइड करने की कोशिश की है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू। बिल्कुल नहीं, हमने अपने आप को ग्लास विंडो के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं की है। क्यों? अगर हम ग्लास विंडो के पीछे छुपेंगे तो हमारे फ्रेंड्स उस ग्लास विंडो के थ्रू हमें देख लेंगे और हमें पकड़ लेंगे, है ना। कैन यू सी थ्रू ऑल दी मटेरियल्स? क्या हम सभी मटेरियल्स के थ्रू देख सकते हैं? जी नहीं, ठीक है, हम सभी मटेरियल्स के थ्रू नहीं देख सकते, ओके। Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. Glass, water, air and some plastics are examples of transparent materials. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू कोई भी चीजें देखी जा सकती है, ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जैसे कि फिगर 4.7 में दिखाया गया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, उससे पहले आप देख लीजिए ट्रांसपेरेंट क्या होता है। तो जैसे कि ग्लास की हम आर पार देख सकते हैं, वाटर के भी हम आर पार देख सकते हैं, एयर के थ्रू भी हम देख सकते हैं, और सम प्लास्टिक, तो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के, ओके। तो ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है, विथ एग्जाम्पल। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, इस डेफिनेशन को यूज करोगे, ठीक है। तो फिर से हम लोग एक बार रीड करते हैं इस डेफिनेशन को। तो देखिए यहां से, ठीक है, Those substances और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो एग्जांपल आपको देना हो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का तो आप क्या दोगे, ग्लास, वाटर, एयर और
प्लास्टिक्स। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं फिगर 4.7। सो फ्रेंड्स, ये देखिए फिगर 4.7। ठीक है, ये देखिए इस फिगर में ये है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, ये बॉय जिस चीज को पकड़ा हुआ है, जिस मटेरियल को पकड़ा हुआ है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, जिसके आर पार चीजें दिख सकती है। ओके, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रीफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजिली सी दिस आइटम्स। तो ट्रांसपेरेंट कंटेनर ग्लास के भी आते हैं और प्लास्टिक के भी आते हैं। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या यूज करता है? तो शॉपकीपर ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यूज करता है जो ग्लास से बना हुआ रहता है या फिर प्लास्टिक से बना हुआ रहता है। ठीक है, बिस्किट, स्वीट्स और ऐसे खाने वाली चीजों को रखने के लिए, ताकि जो भी कस्टमर आए वो इजिली उन चीजों को देख सके और उन्हें खरीद सके। ठीक है, तो चलिए फिगर 4.8 को देखते हैं और समझते हैं। देखिए फिगर 4.8 में ट्रांसपेरेंट बॉटल्स इन अ शॉप। एक शॉप में ट्रांसपेरेंट बॉटल्स रखे हुए थे। ठीक है, तो उनका फिगर दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए कुछ ट्रांसपेरेंट कंटेनर प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और कुछ ट्रांसपेरेंट कंटेनर ग्लास के बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या कहता है, ये ट्रांसपेरेंट कंटेनर को यूज करता है ईटेबल आइटम्स को रखने के लिए। ठीक है, ताकि कस्टमर आए इजिली देखे। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें टॉफी रखे हुए हैं, बिस्किट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो आप इजिली इन आइटम्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि जिसके हम आर पार चीजों को देख सके। ठीक है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू हम चीजों को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ओपेक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यू कैन नॉट टेल व्हाट इज कीप्ड इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड कार्टून और अ मेटल कंटेनर। आप बिना देखे ये नहीं बता सकते कि एक बंद लकड़ी के बॉक्स के अंदर कौन सी चीजें हैं। ठीक है, या फिर एक कार्डबोर्ड के कार्टून के अंदर कौन सी चीजें हैं, या फिर एक मेटल के कंटेनर के अंदर कौन सी चीजें हैं। ठीक है, आप जब तक उसे खोलकर नहीं देखते हो तब तक आपको नहीं पता चलता है कि उसके अंदर कौन सी चीजें रखी हुई है। राइट, वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल। तो ओपेक मटेरियल के कौन कौन से एग्जांपल है? एग्जांपल है वुड, ठीक है, कार्डबोर्ड और मेटल। तो ये सभी एग्जांपल है ओपेक मटेरियल के। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज ओपेक एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, तो आप क्या करोगे? मैं बताती हूँ आप क्या करोगे। तब आप उसके आंसर में इस डेफिनेशन को यूज करोगे। ठीक है, यहां से सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी, दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम ओपेक कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में आप क्या दोगे? वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? अगर हमें कहा जाए ओपेक और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का ग्रुप बनाने के लिए, तो हम इसे इजिली बना सकते हैं। राइट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, क्योंकि हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल ट्रांसपेरेंट है और कौन सा मटेरियल ओपेक है। तो हम इजिली इन दोनों मटेरियल का ग्रुप बना सकते हैं। राइट, एक्टिविटी 6 यहां से पढ़ते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। आपको क्या करना है? आपको एक पेपर का शीट लेना है। ठीक है, और उस पेपर के थ्रू हमें लाइटेड बल्ब को देखना है। ठीक है, ऐसे बल्ब को देखना है जिसमें लाइट आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे बल्ब को हम उस पेपर के थ्रू देखेंगे। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और आपको अपने ऑब्जर्वेशन का नोट बनाना है। ठीक है, नाउ पुट 2 to 3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper। अब आपको क्या करना है? उस पेपर में 2 से 3 बूंद डालनी है ऑयल की। ठीक है, और उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है उस पेपर में। ओके, लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड। अब आपको फिर से उस लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है। ठीक है, पेपर की उस पोर्शन से जिस पोर्शन में आपने ऑयल को स्प्रेड किया है। ठीक है, आपने पेपर लिया था, उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाले थे, उसे स्प्रेड किया था। राइट,
तो हमें अब लाइटेड बल्ब को देखना है पेपर के उस पोर्शन से जिसमें ऑयल स्प्रेड है, ठीक है। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आपने प्लेन पेपर से लाइटेड बल्ब को देखा था, ठीक है, उस टाइम कैसा दिखा था आपको, और जब आपने ऑयल स्प्रेड किए हुए पेपर से जब लाइटेड बल्ब को देखा तो आपको किस टाइम पर वो लाइटेड बल्ब क्लियरली दिख रहा, ठीक है। पहले क्लियरली दिखा या अभी क्लियरली दिखा, वो बताना है, ठीक है। तो जी हाँ, पहले से ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पहले प्लेन पेपर से जब हमने लाइटेड बल्ब को देखा था तो उसमें अच्छा से नहीं दिखा होगा, ठीक है। जब हमने ऑयल स्प्रेड किए हुए पेपर से देखा तो उसमें थोड़ा क्लियर आया होगा, है ना। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ठीक है, आपको दिखा वो लाइटेड बल्ब ऑयल स्प्रेड किए हुए पेपर से दिखा, ठीक है, मानती हूं मैं, लेकिन क्या उस ऑयल्ड पेपर से क्या वो लाइटेड बल्ब क्लियरली दिख रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, बताइए। तो जी नहीं, है ना, हम लोग को क्लियरली नहीं दिख रहा है। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? दूसरे साइड की सभी चीजें आपको दिख रही है उस ऑयल्ड पेपर से? बताइए। नहीं, है ना, हमें नहीं दिख रही है। परहैप्स नॉट? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें चीजें नहीं दिख रही है, राइट। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ऐसे मटेरियल जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्लियरली हमें नहीं दिखता, तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट, तो आप इस लाइन को यूज करोगे, ठीक है। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ओके, ऐसा मटेरियल जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं लेकिन वो क्लियरली नहीं दिखता, तो ऐसे हम मटेरियल को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ओके, अब आप इस फिगर में देखिए, ठीक है, इस फिगर में देखिए, ये इस बॉयज ने जो मटेरियल पकड़ा है, ये मटेरियल क्या है? ये मटेरियल ओपेक है ना, क्योंकि इस मटेरियल के थ्रू हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। फिर आप इस फिगर में देखिए, ठीक है, इस मटेरियल को देखिए, ये ट्रांसलूसेंट है, ठीक है, जिसके आर पर हमें कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, ठीक है, हमें क्लियरली चीजें नहीं दिख पा रही है लेकिन धुंधली धुंधली सी दिख रही है, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ओके, और इस फिगर में देखिए, इस मटेरियल के थ्रू हमें क्लियरली चीजें दिख रही है, तो इस मटेरियल को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो आपने देख लिया फिगर, तो बताइए ये कौन सा मटेरियल है? ये है ओपेक, है ना, और ये कौन सा मटेरियल है? ये है ट्रांसल्यूसेंट, और ये कौन सा मटेरियल है? ये है ट्रांसपेरेंट। ओके, रिमेंबर द ऑयली पेज ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट। आपने चैप्टर 2 में कंपोनेंट्स ऑफ फूड, राइट, इस चैप्टर में किसी भी फूड में फैट प्रेजेंट है या नहीं है ये जानने के लिए हमने क्या किया था, एक पेपर में फूड को प्रेस किया था, फिर उस पेपर में हमें अगर ऑयली पैचेस दिख रहा तो उसमें फैट है, राइट। हमने ये टेस्ट किया था, है ना, तो उसे आप याद करने की कोशिश कीजिए कि हमने पेपर में ऑयल पैचेस देखे थे फूड आइटम्स के, राइट। दैट वाज ट्रांसल्यूसेंट टू, वो भी ट्रांसल्यूसेंट था, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स? क्या आप ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के और भी एग्जाम्पल्स बता सकते हो? तो आपको बताना है, ठीक है। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। हम लोग ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट जैसे मटेरियल के ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग, है ना। पहली सजेस्ट्स कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट अ डार्क प्लेस। पहली सजेस्ट करती है कि एक टॉर्च के ग्लास को, ठीक है, हम अपने पाम से कवर कर लेते हैं, ठीक है, वो भी डार्क प्लेस में। ओके, याद रखिएगा, डार्क प्लेस में आपको क्या करना है, एक टॉर्च के ग्लास को अपने पाम से कवर कर लेना है, ठीक है। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। अब क्या करना है, उस टॉर्च का स्विच ऑन कर देना है, ठीक है, और आपको ऑब्जर्व करना है पाम के दूसरे साइड को, ठीक है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये देखिए, फिगर 4.9, डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम? क्या टॉर्च का लाइट पास हो रहा है आपके पाम से, वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं,
ये देखिए इस तरह आपको करना है, ठीक है। पहली ने ये सजेस्ट किया है करने को, ठीक है आपको। और हमें देखना है कि हमें पाम के दूसरे साइड कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बताइए, कुछ दिख रहा है? देखिए हमें दिख रहा है लेकिन धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, ठीक है। हमें रेड रेड सा दिखता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पाम में ब्लड होते हैं, राइट। तो हमें रेड रेड सा दिखता है ना, पूरा क्लियरली दिखता नहीं है ना। शी वॉन्ट्स टू नो whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent। तो पहले जानना चाहती है कि आपका हाथ ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है। जब आपने टॉर्च की ग्लास को कवर किया, स्विच ऑन किया टॉर्च को, तभी आपका पाम क्या हो गया? ओपेक था, ट्रांसपेरेंट था या ट्रांसल्यूसेंट था? बताइए। ओपेक वो होता है जिसके थ्रू हमें कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू हमें क्लियरली सब कुछ दिखता है, ठीक है। और ट्रांसल्यूसेंट जिसके थ्रू हम क्लियरली नहीं दिखता है लेकिन कुछ कुछ दिखता है ना, धुंधला धुंधला सा। तो हमारा पाम ट्रांसल्यूसेंट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पाम से क्लियरली नहीं दिख रहा था कि क्या है हमारे पाम के अंदर, लेकिन हमें कुछ तो दिख रहा था, है ना। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids। हमने इस चैप्टर से सीखा कि मटेरियल्स दिखने में अलग अलग होते हैं, ठीक है। उनके अपीयरेंस में डिफरेंस होता है, ठीक है। अपीयरेंस मतलब कि जब भी आप किसी मटेरियल को देखते हो तो वो दिखने में अलग अलग तरह के दिखते हैं, है ना। और हमने ये भी सीखा कि सारे मटेरियल का वाटर में मिक्स होने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट। और हमने ये भी सीखा कि मटेरियल वाटर में या तो फ्लोट कर सकते हैं या फिर सिंक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं या फिर ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में ये सब सीखा, राइट। Materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties। मटेरियल को हम ग्रुप कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, ठीक है, और या फिर उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे हम ग्रुप कर सकते हैं, राइट। Why do we need to group materials? हम मटेरियल्स का ग्रुप क्यों बनाते हैं? हमें क्या जरूरत होती है मटेरियल्स का ग्रुप बनाने की, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। In everyday life we often groups materials for our convenience। हम हर दिन मटेरियल्स का अलग अलग तरह के ग्रुप बनाते हैं ताकि मटेरियल्स के ग्रुप बनाने से हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। हम अपनी सुविधा के लिए हम मटेरियल्स के ग्रुप बनाते हैं, ओके। At home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together। हम अपने घर में चीजों का ग्रुप इस तरह से बनाते हैं कि एक जैसी चीजें एक जगह रखी हुई हो, ठीक है। Such an arrangement help us to locate them easily। इस तरह के अरेंजमेंट से हमें कोई भी चीजें इजिली मिल जाती है, ठीक है। हम जब भी कोई चीजें ढूंढते हैं तो सिमिलर चीजें जहां रखी हुई रहती है वहां पर हमें वो चीजें मिल जाती है। हमारे लिए आसान हो जाता है उन चीजों को ढूंढना, ठीक है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, all soap at another, while grains and pulses are stored at some other places। उसी तरह एक ग्रोसर सभी तरह के बिस्किट अपनी दुकान के एक कॉर्नर में रखता है, ठीक है। सभी तरह के सोप दूसरे कॉर्नर में रखता है और ग्रेन और पल्सेस अपने स्टोर के दूसरे प्लेस में रखता है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से वो अलग अलग चीजों का ग्रुप बनाकर अपनी दुकानों में रखता है, ठीक है, ताकि उसे कोई भी चीजें ढूंढने में परेशानी ना हो, ठीक है। उसे इजिली कोई भी चीज मिल सकती है उसके दुकान में, है ना। There is another reason why we find such grouping useful। एक और रीजन है, एक रीजन तो आपने देख लिया, ठीक है, ग्रुपिंग करने से क्या फायदा होता है, क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है। मटेरियल्स का ग्रुपिंग करने के पीछे एक और रीजन है, ठीक है, जो बहुत ही यूजफुल होता है। Dividing materials in groups make it convenient to study their properties and also observe any patterns in their properties। हम मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इससे हमारे लिए आसानी होती है कि हम एक जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था मेटल्स, ठीक है, आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, इसमें क्या आपने देखा था सिमिलैरिटीज। इन तीनों चीजों में आपको साइन और लस्टर देखने को मिला था, ठीक है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या हुआ, साइनिंग और लस्टर, राइट। तो ऐसे मटेरियल को हम एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है, और हमें जब बाद में स्टडी करनी हो इसकी प्रॉपर्टीज की तो हम इजिली इसके प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बनाने का और एक यूज होता है कि किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज के पैटर्न हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओके।
अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। जब आप ये हायर क्लास में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ग्रुप बनाने से क्या फायदा होता है, ठीक है, कितना यूजफुल होता है ग्रुप बनाना मटेरियल्स का, ठीक है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हम लोग इसके बारे में और भी कुछ हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ओके। तो हमने चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट है समरी। तो चलिए समरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। हमारे अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट मटेरियल्स के लार्ज वैरायटी से बने हुए रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a given material could be used to make a large number of object। एक मटेरियल का यूज करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से बना हुआ हो या फिर वो ऑब्जेक्ट मल्टीपल मटेरियल से बना हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरह के मटेरियल के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, ओके। नेक्स्ट, सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस व्हिल अदर आर नॉट। कुछ मटेरियल अपीयरेंस में शाइनी होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ओके। सम आर रफ, सम स्मूथ। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर सम अदर्स आर सॉफ्ट। उसी तरह कुछ मटेरियल रफ होते हैं, कुछ मटेरियल स्मूथ होते हैं, ठीक है। उसी तरह कुछ मटेरियल्स हार्ड होते हैं तो कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट, सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर वेयरएज सम अदर आर इनसोल्यूबल। कुछ मटेरियल्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं तो कुछ मटेरियल वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं इनसोल्यूबल, ओके। नेक्स्ट, some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque। some materials are translucent। कुछ मटेरियल जैसे कि ग्लास, ठीक है, ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ठीक है। और कुछ मटेरियल जैसे कि वुड और मेटल ये क्या है, ये ओपेक है, ठीक है। और कुछ मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट, materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties। हम मटेरियल्स के ग्रुप बना सकते हैं किस बेसिस पे, उनके प्रॉपर्टीज में क्या सिमिलैरिटीज है उनके बेसिस पे हम ग्रुप बना सकते हैं, और उनके प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस है उनके बेसिस पे हम ग्रुप बना सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल का ग्रुप्स बनाया जाता है हमारी सुविधा के लिए, ठीक है। कन्वीनियंस मतलब कि हमारी सुविधा के लिए और उनके प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो गाइस, ये देखिए ये एक्सरसाइज, ठीक है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो हमें इस क्वेश्चन में वुड से बने हुए 5 ऑब्जेक्ट के नेम बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम वुड आर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट वुड से बने हुए हैं, ठीक है। उनमें से क्या क्या है, फर्स्ट चेयर, सेकेंड इज टेबल, थर्ड इज बोट, फोर्थ इज डोर, फिफ्थ इज बेड, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट वुड से बने हुए हैं, ठीक है। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। तो इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जिन ऑब्जेक्ट में साइन होता है ऐसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट साइन होता है वो बताइए। तो ग्लास बाउल है ना, ये साइन होता है। प्लास्टिक टॉय साइन होता है क्या, नहीं। स्टील स्पून, इसमें भी साइन होता है ना। कॉटन शर्ट, क्या इसमें साइन होता है, नहीं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून आर साइनिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ग्लास बाउल और स्टील स्पून साइनिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आप आंसर नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बेलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड।
तो आपको इस क्वेश्चन में मैच करना है, ठीक है। एक कॉलम में ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और एक कॉलम में मटेरियल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें मैच करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। और एक बात याद रखिएगा कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से बन सकता है, ठीक है। और ये भी बात याद रखिएगा कि एक मटेरियल का यूज कर सकते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को बनाने में, ठीक है। तो चलिए मैच करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है बुक, ठीक है। तो बुक किस मटेरियल से बना हुआ रहता है? पेपर से, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस बुक को हम मैच करेंगे पेपर से, ठीक है। सेकेंड इज टम्बलर, ठीक है। तो टम्बलर किस मटेरियल से बना हुआ होता है? ग्लास से, ठीक है। पानी पीने वाला ग्लास होता है वो तो ग्लास से ही बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वो भी एक टम्बलर है ना। तो वो ग्लास से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट चेयर, चेयर किस चीज से बना हुआ रहता है? वुड से, है ना। नेक्स्ट टॉय, टॉय किस मटेरियल से बना हुआ रहता है? प्लास्टिक से, राइट। नेक्स्ट शूज, शूज किस मटेरियल से बना हुआ रहता है? लेदर से, है ना। तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट विल ग्लास इज ओपेक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बताया गया है कि स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, मतलब कि स्टोन के आर पार हम देख सकते हैं, और ग्लास ओपेक होता है, ग्लास के आर पार हम नहीं देख सकते। तो क्या ये सही है या गलत है? ये फॉल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, नोटबुक हैज लस्टर विल इरेजर डज नॉट। एक नोटबुक में लस्टर होता है और इरेजर में नहीं होता है, ठीक है। तो क्या ये सही है? जी ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ना ही नोटबुक में लस्टर होता है ना ही इरेजर में लस्टर होता है। लस्टर मतलब शाइनिंग, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, चॉक डिजोल्व इन वाटर। क्या चॉक वाटर में डिजोल्व हो जाता है? नहीं, वो डिजोल्व पार्शियली होता है, ठीक है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स, ओके। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। क्या वुड वाटर में फ्लोट करता है? हाँ करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, है ना। तो नोट कर लो। नेक्स्ट, सुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। क्या सुगर वाटर में डिजोल्व नहीं होता है? ये स्टेटमेंट गलत है ना। सुगर वाटर में डिजोल्व होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, ऑयल मिक्सेस विथ वाटर। क्या ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है? जी नहीं, ऑयल वाटर में फ्लोट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। क्या सैंड वाटर में सेटल डाउन हो जाता है? जी हाँ, ठीक है, सैंड वाटर में सेटल डाउन हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रू, ओके। नेक्स्ट, विनेगर डिजोल्व इन वाटर। क्या विनेगर वाटर में डिजोल्व हो जाता है? जी हाँ, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू, ओके। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऑब्जेक्ट के और मटेरियल्स के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। ग्रुप देम एज फर्स्ट राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट और मटेरियल के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? ग्रुप बनाना है, ठीक है। किस बेसिस पे ग्रुप बनाना है? राउंड शेप के बेसिस पे, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा ऑब्जेक्ट या मटेरियल का शेप राउंड है तो उन्हें हम एक लिस्ट में रखेंगे, ठीक है, और अदर शेप में, ठीक है। राउंड शेप के अलावा कोई अदर शेप है तो उन मटेरियल को हम एक लिस्ट में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज राउंड शेप्ड, ठीक है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट राउंड शेप्ड है? ये देखिए, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल राउंड शेप्ड होता है। एप्पल, ऑरेंज, ग्लोब एंड अर्थन पिक्चर, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट राउंड शेप्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अदर शेप।
तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट अदर शेप में होते हैं? वाटर एंड शुगर, ठीक है। वाटर का तो कोई शेप ही नहीं होता है, जिस ऑब्जेक्ट में हम वाटर को रखते हैं वाटर उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट। और शुगर का भी शेप अलग होता है, ठीक है। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। सेकेंड नंबर पे हमें ग्रुप बनाना है ऐसे ऑब्जेक्ट का जो ईटेबल हो, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट या मटेरियल जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम ईटेबल के लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और सेकेंड लिस्ट बनाना है नॉन ईटेबल, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट का लिस्ट बनाना है जिन्हें हम नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ईटेबल, ठीक है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट ईटेबल होते हैं ये देखिए, वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल, ठीक है। तो ये सभी ऑब्जेक्ट ईटेबल होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, नॉन ईटेबल। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट नॉन ईटेबल होते हैं? बास्केटबॉल, ग्लोव एंड अर्थन पिक्चर। तो ये सारे ऑब्जेक्ट नॉन ईटेबल है जिन्हें हम नहीं खा सकते, ओके। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। हमें ऐसे आइटम का लिस्ट बनाना है जो वाटर में फ्लोट करता है, ठीक है। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। आपने तो आइटम्स का लिस्ट बना लिया, ठीक है, जो वाटर में फ्लोट करता है। उन्हीं आइटम के लिस्ट से हमें चेक करना है कि क्या वो आइटम केरोसिन या ऑयल में फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर इज लिस्ट ऑफ सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। तो ठीक है, ये सारे आइटम्स हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, वुड, थर्मोकोल, आइस, ऑयल एंड बलून, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स वाटर में फ्लोट करते हैं, ओके। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन ऑयल, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स की लिस्ट है जो ऑयल में फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो क्या है? वुड, थर्माकोल एंड बलून, ठीक है। तो आप ये आंसर नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट के नेम दिए हुए हैं, ठीक है। उनमें से हमें पता करना है कि कौन सा आइटम ऑड है, ठीक है। उनमें से कौन सा आइटम अलग है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऑड है बताइए? बेबी, है ना, ये ऑड है, ठीक है। ये सबसे अलग है क्योंकि देखिए, चेयर, बेड ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, प्लस ये वुड से बने हुए हैं, है ना। लेकिन बेबी तो लिविंग बिंग है ना। तो ये अलग है इस ग्रुप से, है ना। तो चलिए इसका आंसर मैं दिखा देती हूँ कैसे आपको लिखना है। आंसर इज बेबी, ठीक है। तो बेबी इसमें ऑड है, ऑल अदर्स आर नॉन लिविंग, ठीक है। बेबी के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। नेक्स्ट, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑड है वो बताइए? बोट, है ना। बोट ऑड है क्योंकि ये देखिए, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, लोटस ये सभी फ्लावर्स हैं, राइट। अब बोट फ्लावर नहीं है, ठीक है। तो ये अलग है इन ग्रुप से, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कैसे आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर इज बोट, ठीक है। तो इन सब में बोट ऑड है, ठीक है। ऑल अदर्स आर फ्लावर्स, ठीक है। बोट के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी फ्लावर्स हैं, ओके। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑड है? सैंड, है ना, क्योंकि ये सारे एटम्स मेटल से बने हुए हैं, राइट। और ये सैंड ऑड है, इनके ग्रुप से अलग है ना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सैंड। तो सैंड इन सब में ऑड है, ऑल अदर्स आर मेटल्स, ठीक है। इन सैंड के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सभी मेटल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑड है बताइए? सैंड, ठीक है। ये ऑड है, कैसे? देखिए, शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट ये तीनों चीज वाटर में डिजोल्व हो सकती है, ठीक है। ये सारे आइटम्स सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। लेकिन सैंड सोल्यूबल नहीं होता है ना।
तो ये इन ग्रुप से अलग हुआ। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सैंड। ऑल अदर्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो सैंड इन सब में ओड है। ठीक है, और सैंड के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो क्या है, वो सोल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, वो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, है ना, और सैंड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप ये सारे आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सो गाइज हमने फाइनली इस चैप्टर का एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है, इसका एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो टोटली हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। अब आपका काम क्या है कि आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, इसका एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, दैट इज चैप्टर 5। ओके, तो जल्दी से आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए ताकि हम लोग उस चैप्टर में फिर से मिल सके। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। ठीक है, न्यू चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून। ओके।